गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जो आपका मैकेनिक्स का डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस था, उसमें मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझाया, फिर आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड समझाया, फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स समझाया। सारा चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था। उसके बाद जो उसमें छोटे छोटे जितने सारे टॉपिक्स हैं वो सारा टॉपिक्स मैं एक एक करके सारा डील करूँगा। लेकिन उसके पहले आज के इस वीडियो सेशन में जो मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाला जो मेन लॉ है, लॉ पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिक्स के अंदर में मेन रूप से किन किन लॉज का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में पूरा कंप्लीट डिस्कशन यहीं पे होगा। ठीक है, तो देखिए मेनली जो आपको लॉज हैं ये चार तरह के लॉज हैं जो आप लोग इस नाम से ऑलरेडी फैमिलियर है, इस नाम को आप लोग जानते हैं। पहला जो लॉ है फर्स्ट लॉ जो है, ये इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा आपका है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और चौथा है आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन सारे लॉज के बारे में आपको आइडिया है। ठीक है, सारा कहीं ना कहीं आप अपने स्कूल लेवल में कहीं भी 11th-12th में अगर आप पढ़ के आए होंगे, कॉलेज में कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन ये सारा कम से कम एटलीस्ट न्यूटन का तो नाम आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। तो न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पे एक एक करके आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं तो नोट्स भी बनाते चलिएगा, या वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो भी देखते चलिए, एक बार में आप नोट्स बना लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला आपका न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, ये आप पढ़े हुए हैं तो ज्यादा इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू। इसमें पहला जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपका स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपके सामने है। ये क्या कहता है, दुनिया का वो सारा बॉडी, ठीक है, दुनिया का वो सारा बॉडी, और यहाँ पे जो हम बॉडी का बात करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी पहले ही मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि इसमें जो भी बॉडी होगा, इसमें सारा का सारा बॉडी, जो भी बॉडी होगा, उस बॉडी को हम लोग एज ए रिजिड बॉडी कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगाइएगा, तो जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट को वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन के पहले नियम से लॉ ऑफ इनर्शिया मिला। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना करें। तो स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडीज, ठीक है, तो बॉडीज यहां कैसा होगा, तो बॉडी यहां पे जो होगा, ये बॉडी यहां पे कैसा होगा, तो बॉडी आपका रिजिड होगा। बॉडी कैसा होगा, तो बॉडी आपका रिजिड बॉडी होगा। कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट, स्टेट करने का मतलब अवस्था, ठीक है, ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे देखो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब फिजिक्स के अंदर में हो गया कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो मान होगा वो टाइम के साथ आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर a बराबर dv बाई dt होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मान आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब आपका यही हुआ, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल में नहीं, स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब सीधा सा हो गया कि जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। कब तक, जब तक आप उस पर किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स का प्रयोग ना करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर मैंने किसी बॉडी को, ये एक कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैंने किसी बॉडी को यहाँ पे रखा। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट मान लो कि वेट W है, और ये W बराबर क्या हो गया, W बराबर mg हो गया। और ये इसका ये कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। बताएंगे ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ये बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना है, मतलब हटाना है, मतलब इसके जगह से इसको डिस्प्लेस करना है। तो डिस्प्लेस करने के लिए क्या करिएगा, डिस्प्लेस करने के लिए ऑब्वियस सा बात है कि इस बॉडी के ऊपर ये सरफेस है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आप फोर्स का एप्लीकेशन कीजिए, फोर्स F।
ठीक है। तो जैसे ही फोर्स F लगेगा, ये बॉडी यहाँ से अपनी जगह को चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेम इसी लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब इसी प्लेन में दूसरे जगह पे ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लीनियर। ठीक है, ये लीनियर है, एक ही प्लेन में है, लेकिन ये चेंज जो होगा तो ये आगे बढ़ के आगे की तरफ जाएगा, तो इसमें मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा। तो यही लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर, रोटेशनल में नहीं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि रोटेशनल में न्यूटन्स लॉ को डिफाइन करो, तो रोटेशनल में न्यूटन्स लॉ को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है। यहाँ पे सीधा सीधा ये एप्लीकेबल है आपका स्ट्रेट लाइन के लिए, ये सीधे स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, या इसमें अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, तो इसके शेप और साइज में भी चेंजेस आएगा फोर्स लगने के कारण। ठीक है, तो चाहे वो इंटरनल चेंजेज हो, चाहे वो एक्सटर्नल चेंजेज हो, ये सारा का सारा चेंजेज जो होगा वो फोर्स लगने के बाद ही होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा न्यूटन का पहला नियम। और इसी न्यूटन के पहले नियम से आपको क्या मिला, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिला। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि नोट में आपका क्या हो गया कि ये आपका क्या देता है, इट गिव्स द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपको सीधे सीधे किस तरह का लॉ देता है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको बताता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एकदम सीधा सा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। न्यूटन का पहला नियम आपको क्या बोलता है कि दुनिया का वो सारा बॉडी, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी होगा वो बॉडी आपका रिजिड बॉडी होगा। अगर आप उस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन करिएगा तो बॉडी अपने अवस्था को चेंज करेगा। कब, जब आप उस पर फोर्स का एप्लीकेशन करिएगा तब, और वो चेंज कहाँ होगा, इन स्ट्रेट लाइन। तो उस तरह के लॉ को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, न्यूटन का पहला नियम है। और ये आपका कहाँ से आया, ये आपको ये जो लॉ है ये किस तरह की चीज को दिया, यहाँ से मतलब पहला लॉ पढ़ने से आपको क्या मिला, तो पहला लॉ पढ़ने से आपको इनर्शिया का जानकारी हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, तो फर्स्ट लॉ से इनर्शिया मिलता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा मेरे पास जो आ जाएगा, दूसरे पे भी हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। तो दूसरा जो आपके पास आ जाएगा, तो दूसरा आपका जो टॉपिक है, दूसरा जो हो जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, जानते भी होंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ सिंपल सा है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो एक यहाँ पे टर्म आ गया आपके सामने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब आपका क्या होता है, थोड़ा मोमेंटम को फील करा देता हूं मैं। मोमेंटम को बाबू पी से लिखा जाता है। मोमेंटम को कैसे इंडिकेट करते हैं, पी से। और ये जो होता है ये पी बराबर एम इंटू भी होता है। पी बराबर एम इंटू क्या होता है, भी होता है। मतलब ये क्या है, ये बॉडी का मास है, ये बॉडी का क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, और ये बॉडी का आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ये बॉडी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर। तो मोमेंटम क्या कहता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज क्या, मोमेंटम। क्लियर। अब यहाँ पे कैसे आप मोमेंटम को फील कर रहे हैं, तो मोमेंटम को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एकदम रटा रटाया कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि मोमेंटम का मतलब क्या है। मोमेंटम का सीधा सा मतलब आप जान लीजिए कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, न्यूमेरिकली आपने इसको डिफाइन कर लिया। लेकिन P इज इक्वल टू एम भी जो है, यहाँ पे ये जो P है ये डायरेक्टली आपका बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो P है, ये P आपका डायरेक्टली बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे बॉडी का जो मास होगा, ये मास आपका क्या हो जाएगा, ये बॉडी का मास आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंजेज आता है, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में अगर चेंजेस आता है, तो बॉडी के अंदर में मोमेंटम डेवलप कर गया। जैसे अगर आप यहां मान लो कि यहां से कोई कार स्टार्ट किया चलना, ठीक है, यहां से कोई कार स्टार्ट किया चलना, स्टार्टिंग में मान लो कि t1 बराबर है 2 सेकेंड, t1 बराबर है 2 सेकेंड। उस समय इसका जो वेलोसिटी है ये है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड मान लो। ठीक है, टाइम जैसे ही चेंज हुआ, टाइम जैसे ही बदला, मान लो कि t बराबर है 5 सेकेंड, t बराबर है 5 सेकेंड, t बराबर आ गया आपका 5 सेकेंड। अब ये 10 के बदले कितना हो गया, तो मान लेते हैं कि ये 10 के बदले हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, इसके वेलोसिटी में कितना से चेंजेज आ रहा है, तो 10 माइनस 15 माइनस 10,
तो 5 मीटर पर सेकंड से इसके वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि बॉडी के अंदर में आपका मोमेंटम चेंज कर गया, मतलब मोमेंटम डेवलप कर गया। लेकिन किसी भी बॉडी का जो मास होता है, मास कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं करेगा। अगर बॉडी के मोमेंटम को फील करना है तो सीधा सा आप बात जान लीजिए कि बॉडी के अंदर में बॉडी का वेलोसिटी जो होगा चेंज करेगा, तो बॉडी के अंदर में मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो यहां पे टर्म है लीनियर मोमेंटम का, तो ये P बराबर m इंटू भी, इसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। लीनियर मोमेंटम भी होता है, रोटेशनल मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हम बात करेंगे सब सारा का सारा लीनियर का ही टर्म आपका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे यही कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स। ठीक है, मतलब कहने का यह हुआ कि अगर यहाँ पे थोड़ा और भी पिक्चर को क्लियर कर लीजिए कि मान लो कि यहाँ पे इस सरफेस पे आपने कोई बॉडी को रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आपने फोर्स F का एप्लीकेशन किया, इनिशियल टाइम में इसका वेलोसिटी u था और फाइनली जब इस पे फोर्स लग गया तो इसमें वेलोसिटी आपका क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आपका a आया। बॉडी का मास क्या है, तो बॉडी का मास आपका, इस बॉडी का मास जो है ये मास आपका m है। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is directly proportional to impressed force and takes place in the same direction in which the force act। कहने का मतलब हुआ कि चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम आप निकालिएगा PI, तो PI निकालिएगा तो ये m इंटू यू हो जाएगा। फाइनल आप निकालिएगा तो ये m इंटू भी हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ना, मतलब डेल्टा P आप निकालिएगा तो PF माइनस PI हो जाएगा। PF माइनस क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। तो ये MV माइनस क्या हो जाएगा, MU हो जाएगा। ठीक है, और ये M यहाँ से आप बाहर खींच लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस U। तो ये जो चेंज आया मोमेंटम के अंदर, ये जो चेंज आया आपका मोमेंटम के अंदर, ये जो मोमेंटम होगा इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब आपका जो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेट। तो रेट कहने का मतलब आपका चेंज कितना आ रहा है, तो डेल्टा P बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। रेट अगर आप लिख रहे हैं तो रेट को दुनिया में अगर आपके किसी भी मैथमेटिकल टर्म को लिखा जा रहा है तो वो सीधा सीधा किससे डिवाइड हो जाएगा, तो वो टाइम से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मोटा मोटी कहने का बात है आपका यही हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स इस बॉडी के अंदर में जो मोमेंटम जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, उस लीनियर मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। और ये चेंज किस डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका ये क्या करेगा, चेंज करेगा। वही लास्ट में लिखा हुआ है, एंड इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। मतलब ये चेंजेस कहने का मतलब PF माइनस PI किस डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स, तो फोर्स आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, तो चेंज कहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे ये U है और यहाँ पे ये क्या है, V है। तो फाइनल इनिशियल फाइनल निकालिएगा तो MV और माइनस क्या हो जाएगा, MU, मतलब लीनियर डायरेक्शन में ये चेंज करेगा। ठीक है, दिस लॉ में बी स्टेटेड बाय, मतलब इस लॉ को हम दूसरे फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये F बराबर क्या होता है, MA होता है। अब ये F बराबर MA कैसे होता है, इस पे भी हम लोग थोड़ा भी तुरंत डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो एकदम क्लियर सा, एकदम साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंजेज विल टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब ये जो चेंज होगा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई करिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये F बराबर MA आपका है, तो इसको भी हम आपको डिफाइन कर देते हैं और ये पूरा का पूरा डेफिनेशन को एकदम फॉर्मुलेट कर देंगे। ये F बराबर MA मैं आपके सामने ले आऊंगा कि कितना ये F बराबर MA कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जस्ट इसको हम डिराइव करते हैं, डिराइव करने के बाद आपको हम क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे होगा ये। चलिए, तो डिराइव करने के लिए मैं आपके सामने बोर्ड ओपन कर रहा हूं, ये इस तरीके से आया। अब इसी में देखो, इसमें है क्या कहानी, कहानी थोड़ा समझ लीजिए। इसी में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि क्या है बात।
डिस्कशन ये है कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ आपको डिराइव करना है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं कि ये आपका एक सरफेस है, ठीक है बाबू, ये सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर मैंने रख दिया एक ब्लॉक को। मान लो कि ये कोई ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स आपका F लग रहा है, क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी इसका u है और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, v है, ठीक है। बॉडी का कुछ मास होगा, तो देख लो, तो यहां पे लिखेंगे क्या, लेट, लेट क्या, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ये m क्या हो जाएगा, ये बॉडी का मास हो जाएगा, ठीक है। u बराबर क्या हो जाएगा, तो u आपका इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी होगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है बाबू। कैसे होगा, तो मीटर पर सेकंड में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। v बराबर क्या होगा, तो v बराबर ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन है ऑफ द बॉडी, t क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द बॉडी, जो बॉडी टाइम टेक करता है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, फिर आपका mu क्या हो जाएगा, तो mu हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम, फिर आपका क्या हो जाएगा mv, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फिर आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लेते हैं दोनों के बीच का, तो mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम, चेंज मोमेंटम में चेंज, तो mv माइनस mu करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, फिर आपका इस तरीके से लिख लो mv माइनस mu बाई टी। अभी जस्ट बताएं कि अगर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या इन भी कर सकते हैं, इन कर लीजिए, इन चेंज इन मोमेंटम। चलिए ये भी क्लियर है। अब ये क्या कहता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है बाबू, स्टेटमेंट यही ना बोलता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा, फोर्स F, ये फोर्स आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो mv माइनस mu डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, t। ये आपका स्टेटमेंट बोलता है न्यूटन्स का, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा है या बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट हम के लगा दिए और ये क्या हो जाएगा, mv माइनस mu बाई टी, क्लियर। चलिए वेयर, जहां पे आपका k क्या है, वेयर k को बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस k को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे टेक k का मान हम 1 कंसीडर करेंगे। अब ये 1 क्यों लेंगे, तो 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करता है और यूनिट फोर्स आपका स्टैंडर्ड फोर्स होता है। अब ये यूनिट फोर्स क्या होगा, मैं जस्ट आपको डिस्कस कर दूंगा तुरंत। तो ये F बराबर आपका क्या हो गया, तो F बराबर आपका निकल के आ गया mv माइनस mu डिवाइडेड बाई क्या हो गया बाबू, t। तो F इज इक्वल टू अपन लोग लिख सकते हैं यहां से कि ये m
और ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या हो गया t। ठीक है, तो यहां से ये f निकल गया, तो f और ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, सिंस यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो f इज इक्वल टू क्या निकल के आया ma। अब यहाँ पे देख लो यूनिट फोर्स, मैंने आपको बोला कि यूनिट फोर्स क्या होता है, तो यूनिट फोर्स को समझ लीजिए, यूनिट फोर्स, यूनिट फोर्स, तो यूनिट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, तो अगर बॉडी का मास 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, अगर बॉडी का मास 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1 kg मास, 1 kg मास और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मास, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 न्यूटन बोलते हैं। तो सीधा सा बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है, या यूनिट फोर्स क्या होता है, यदि बॉडी का मास 1 kg हो जाए और बॉडी आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी के ऊपर कितना फोर्स इंप्रेस होगा 1 न्यूटन का फोर्स इंप्रेस होगा। तो ये आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको ये यहाँ पे निकल के आ गया, ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये मेन फॉर्मूला है न्यूटन का दूसरा नियम। अब इसमें आ जाओ, इसमें थोड़ा हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, यूनिट देख लो, यूनिट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तो यूनिट आपका क्या हो जाएगा, तो यूनिट पे अगर आप बात कर लोगे बाबू, तो यूनिट में तो F का मान कितना निकल के आया है, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू मास कहने का मतलब कितना, इसका कहने का मतलब होगा कि इसका यूनिट केजी होगा मास कहने का मतलब इसका यूनिट केजी होगा। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो न्यूटन के नाम से जानते हैं। ये हो गया एसआई में। अगर हम इसमें बात कर लें सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, तो सीजीएस में भी आप इसको देख लीजिए, तो ये एफ और ये मास हो गया ग्राम, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन, डाइन। ठीक है, डाइन, डाइन। ठीक है, और गांव में जो आप लोग बोलते हैं वो डाइन नहीं होता, वो तो होती है डायन। दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये भी साइंटिस्ट का नाम था। ये डाइन आप लोग मत समझिएगा कि गांव वाला भूत वाला डाइन, वो डायन होती है और ये डाइन है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी पकड़ना है आप लोग को, पकड़ बना के रखना है। चलो आगे आ जाइए, ये सीजीएस में हुआ। अगर हम बात कर ले एमकेएस सिस्टम में, ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा हो जाता है आपका फोर्स हो जाएगा के जी एफ, किलो ग्राम फोर्स। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। अब ये सब का कन्वर्जन, ये कभी कभी एग्जाम के अंदर में आपका डायरेक्ट आपका यूनिट पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है। अब इसका यूनिट कन्वर्जन भी हम लोग देख ले, तो यूनिट कन्वर्जन भी आप देख लीजिए, अगले पेज में आ जाते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में देख लीजिए, यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या हो जाएगा, तो कन्वर्जन में आप इसको देख लीजिए, कन्वर्जन में क्या बन के आएगा, तो कन्वर्जन में आपके सामने क्या आएगा। ठीक है, कन्वर्जन, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी देख लो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर ma होता है, और यूनिट फोर्स को बोले हैं कि स्टैंडर्ड फोर्स होता है, कारण कि सारा चीज यूनिट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लिखें ये 1 न्यूटन, फोर्स करने का मतलब क्या न्यूटन, तो 1 न्यूटन अगर लिखा जाए, 1 न्यूटन अगर लिखें, ठीक है, तो 1 न्यूटन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 kg मास हो जाएगा, 1 kg मास हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो 1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको एसआई से सीजीएस में लेके जा रहे हैं, तो 1 न्यूटन, ठीक है, मास है, ग्राम में लिखना है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, गुना 1, तो ये कितना मीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लो, तो ये हो जाएगा 1000 गुना 100 और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 5 और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, एक याद रखिएगा, और एक और भी याद रखिएगा, 1 kgf सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है, 9.81 न्यूटन होता है। ये सारा चीज जो है आपके इसका भी कन्वर्जन जैसे हम लोग इसका किए हैं वैसे भी इसका भी कन्वर्जन होगा। तो ये सारा चीज आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कारण कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये पूरा का पूरा आपका फुल्ली 100% न्यूमेरिकल पेपर है। ये सारा वैल्यू आपके दिमाग के अंदर में होना चाहिए, नहीं होगा सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, और ये सारा चीज आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये पूरा पिक्चर आपका क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग इसको करें, ये यूनिट वगैरह सब समझ में आ गया। अगर इसमें हम थोड़ा सा और बात कर लें कि इसमें डायमेंशंस की अगर भी चर्चा कर लें हम लोग तो अच्छा होगा, कभी कभी डायमेंशन भी पूछता है। तो फोर्स बराबर क्या निकल के आया, फोर्स बराबर ma निकल के आया। तो मास को कैसे लिखते हैं तो मास को लिखते हैं m से, और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, तो lt के पावर -2 हो जाएगा। कैसे निकलता है ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे या पढ़ाया भी जाएगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा mlt के पावर -2। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, ये फोर्स का आपका डायमेंशन हो गया। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम का पूरा कंप्लीट डिस्कशन था, और यहां से आपको क्या मिला, तो यहां से आपको न्यूटन सेकंड लॉ को फॉर्मुलेट किया गया, और यहां से आपको मिला F बराबर क्या ma। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ बोलेंगे, और उसी तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जस्ट इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।